Hi, good morning, my dear and lovely students. I am your mentor Sonu Rathod and I welcome you all to your own learning platform, The Literature Room by Sonu. आज हम आपके सामने फिर से आए हैं टुमारो चैप्टर का एक नया वीडियो लेकर के, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उनके आंसर्स के साथ। टुमारो चैप्टर जो कैप्टन हैगबर्ड की कहानी है, उनके खोए हुए बेटे की कहानी है, मिस बेसी कार्विल की कहानी है। इस चैप्टर को हमने 4 पार्ट्स में कंप्लीट किया है। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिटेल में समझेंगे ताकि वो पूरे चैप्टर की स्टोरी हमारे माइंड में रिवाइज हो सके। I truly believe if you go through all these questions will definitely help you score high and good marks in your board exams. अपन इस वीडियो में बेसिक क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करेंगे ताकि इस चैप्टर के अंदर जो भी बेसिक आइडियाज हैं, कैरेक्टर्स का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो हमारे माइंड में वापस से क्लियर हो जाए, एक बार रिवाइज हो जाए। सो लेट्स बिगिन। स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु वाज हैरी हैगबर्ड? हैरी हैगबर्ड कौन थे? हैरी हैगबर्ड हमारे इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर कैप्टन हैगबर्ड के बेटे हैं, जो 16 साल पहले ही अपने घर से भाग गए थे, जब कैप्टन हैगबर्ड कोलब्रुक में ना रह के कोलचेस्टर में रहा करते थे। हैरी हैगबर्ड के घर से भागने का रीजन ये था कि उसके पेरेंट्स उसको लॉयर का क्लर्क बनाना चाहते थे, जबकि ये अपनी विशेष पे, अपनी इच्छा पे, अपनी शर्तों पे अपनी जिंदगी को जीना चाहता था, एक्सप्लोर करना चाहता था। कमांड्स मानना, किसी के ऑर्डर्स को फॉलो करना अच्छा नहीं लगता था। वो यही रीजन था कि आज से 16 साल पहले वो अपने घर से भाग गया और उसी के सर्च में, उसी को ढूंढने के लिए सारा चैप्टर लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज कैप्टन हैगबर्ड? कैप्टन हैगबर्ड इज द मेन कैरेक्टर, प्रोटैगनिस्ट ऑफ आवर चैप्टर टुमारो। कैप्टन हैगबर्ड जो है हमारी स्टोरी टुमारो के मेन कैरेक्टर हैं। उनकी ये कहानी है टुमारो कि किस तरीके से वो अपने बेटे हैरी हैगबर्ड को ढूंढने के लिए से कोलब्रुक आ गए थे। वहां पे कंटिन्यूसली वो एफर्ट्स कर रहे हैं, वहां पे वो न्यूज़पेपर्स के अंदर एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, आसपास के लोगों से रेगुलरली वो पूछताछ करते रहते हैं कि उनका बेटा कब मिलेगा। कैप्टन हैगबर्ड एक सेलर थे जिन्होंने काफी समय समंदर के ऊपर भी बिताया था। ही हैड अ काइंड ऑफ डिसलाइकिंग फॉर सी। समंदर को ज्यादा पसंद नहीं करते थे, वो एक डोमेस्टिक क्रिएचर थे। घर पे रहना, फैमिली के साथ रहना उनको ज्यादा अच्छा लगता था। कैप्टन हैगबर्ड हमारे चैप्टर के एक ऐसे कैरेक्टर है जो एक झूठी उम्मीद की दुनिया में रहते हैं, जो इस झूठी उम्मीद में जी रहे हैं कि उनका बेटा कल आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज बेसी कार्विल? बेसी कार्विल कौन है? इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर कैप्टन हैगबर्ड के पास 2 कॉटेजेस थे, जिनमें से एक कॉटेज में वो खुद रहते थे और दूसरा वाला कॉटेज उन्होंने जिनको रेंट पे दिया हुआ था उसी आदमी जोसिया कार्विल की बेटी है बेसी कार्विल। बेसी कार्विल को एक ऐसी लड़की के तौर पे इंट्रोड्यूस किया गया है जो फिजिकली और इमोशनली काफी टायर्ड है, काफी सप्रेस्ड, काफी दबाव महसूस करती है और खुल के अपने इमोशन से अपनी बातें किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती, क्योंकि वो ओवरबर्डन्ड है अपने फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज से और कैप्टन हैगबर्ड के इमोशनल टॉर्चर से। तो बेसी यहाँ पर एक टेनेंट है, एक किराएदार है जो कैप्टन हैगबर्ड के उस कॉटेज में रहती है। बेसी अपने फादर जोसिया कार्विल, जो कि एक अंधे आदमी है, उनका फिजिकल सपोर्ट है और वहीं पे ये कैप्टन हैगबर्ड के लिए एक मेंटल और इमोशनल सपोर्ट सिस्टम का भी, पिलर का भी काम करती है। क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज जोसिया कार्विल? जोसिया कार्विल कौन है? जोसिया कार्विल इज अ ब्लाइंड रिटायर्ड बोट बिल्डर, वेरी इल फेमस इन द सोसाइटी फॉर बीइंग अ डोमेस्टिक टायरेंट। जोसिया कार्विल बेसी कार्विल के फादर है, जो कि उस कॉटेज में रेंट पे रहते हैं। वो एक अंधे आदमी है। अंधे होने से पहले वो बोट बिल्डिंग का काम किया करते थे, बोट्स बनाया करते थे, लेकिन क्योंकि अब वो रिटायर हो गए हैं तो वो 24 घंटे घर पे ही रहते हैं और फिजिकली वो बेसी के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं, क्योंकि वो अंधे हैं और वो बिल्कुल अपना कोई भी बॉडी पार्ट मूव नहीं करते। पूरा फिजिकली उन्होंने अपने आप को बेसी के ऊपर डिपेंड कर लिया है, सरेंडर कर दिया है। जोसिया कार्विल का टेम्परामेंट यहाँ पे बहुत हाई रहता है। वो काफी रूड और अब्यूजिव नेचर के हैं। वो बेसी को बार बार अब्यूज करते रहते हैं। जब भी उनको किसी चीज की जरूरत होती है तो वो बार बार बेसी को कॉल आउट करते हैं अटेंड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज हैरी हैगबर्ड? हैरी हैगबर्ड कैसा लड़का है? The nature of Harry Hagbard was later revealed in this chapter when after 16 years he came back to his house and he meets Bessie Cargill. अपने बारे में बताता है कि मैं काफी हाई स्पिरिटेड, काफी एंथुजियास्टिक, काफी एनर्जेटिक लड़का हूँ, काफी रेस्टलेस, काफी क्यूरियस लड़का हूँ, जिसको एक जगह पे रहना, एक जगह पे बंद के रहना, स्टेबल लाइफ जीना बिल्कुल पसंद नहीं है। ही बिलीव्स इन एडवेंचर, इन एक्सप्लोरेशन, इन डिस्कवरीज। वो अपनी लाइफ को और ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहता है, डिस्कवर करना चाहता है। जहाज पर बैठ के अलग अलग देशों में जर्नी करने के लिए जाता है। वो बाद में डिस्क्राइब करता है कि मैंने गैम्बेसिनोज के साथ में भी बहुत ज्यादा जर्नीज की हैं, जो गोल्ड की खोज में अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं, और अब मुझे ऐसा फील होता है कि मैं भी किसी गैम्बेसिनो से कम नहीं हूँ, मैं भी एक गैम्बेसिनो हूँ। तो इस तरीके का नेचर था हैरी हैगबर्ड का।
हालांकि वो बहुत क्लोजली अटैच्ड हो जाता है, इमोशनली अटैच्ड हो जाता है बेसी के साथ में जब वो बेसी से मिलता है और बात करता है। लेकिन क्योंकि अपने रेस्टलेस नेचर की वजह से, अपने उस एडवेंचरस नेचर की वजह से वो वहां पर रह नहीं पाता, बेसी के साथ शादी नहीं कर पाता और स्टेबल लाइफ स्पेंड नहीं कर पाता। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डिड पीपल कंसिडर ओल्ड हैगबर्ड स्ट्रेंज? कोलब्रुक टाउन के जो लोग हैं वो कैप्टन हैगबर्ड को अजीबोगरीब इंसान क्यों मानते थे? Because Captain Hagbard always used to talk about his lost son, but the people around him did not find any kind of reality in this thing. स्टार्टिंग में वो लोग उसके इस नोशन को, उसके इस फैक्ट को सपोर्ट करते थे और वो खुद भी कोशिश करते थे कि काश इस आदमी का बेटा मिल जाए। लेकिन काफी टाइम बाद जब इसका बेटा आया ही नहीं और ये उसी तरीके से रिएक्ट करते हुए पाया गया पूरे टाउन के अंदर कि इसका बेटा कल आने वाला है, कल आने वाला है, लेकिन वो कल किसी को दिखाई नहीं देता था, उसका बेटा कल आया ही नहीं, तो लोग इसको पागल समझने लगे, स्ट्रेंज समझने लगे। साथ ही साथ ये अपने ऊपर कुछ पैसा भी खर्च नहीं करते थे, इनका अपीयरेंस भी दिखने में कुछ ऐसा था कि सारा पैसा अपने बेटे हैरी के लिए बचा के रखते थे। तो इन्हीं सारी चीजों की वजह से कोलब्रुक टाउन के लोग इनको स्ट्रेंज मानने लगते हैं, अजीबोगरीब मानने लगते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है जब वो लोग इनकी किसी भी हरकत पे रिएक्शन देना बंद कर देते हैं, इनको कंप्लीटली अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन बेसी एंड ओल्ड हैगबर्ड? मिस बेसी कार्विल जो कैप्टन हैगबर्ड के घर पे रहने वाली एक टेनेंट थी, एक किराएदार थी, और उस घर के मालिक कैप्टन हैगबर्ड, इन दोनों के बीच में रिश्ता कैसा था? मिस बेसी जो है वो कैप्टन हैगबर्ड के लिए बहुत ही सिंपैथी फील करती थी, बहुत ही पिटी, मर्सी फील किया करती थी, दया की भावना रखती थी। और ये जो भी कहानी उसको बताते अपने बेटे के बारे में, वो चुपचाप बिना किसी आर्ग्यूमेंट के, बिना किसी बहस के, बिना किसी ऑपोजिशन के उसको सुनती रहती थी। यहाँ पे इन बातों से हमें पता चलता है कि मिस बेसी कैप्टन हैगबर्ड के लिए इमोशनल सपोर्ट थी, इमोशनल पिलर थी, एक इमोशनल शेल्टर थी, जिसके पास आकर के, जिसको बातें बता करके कैप्टन हैगबर्ड को इमोशनली थोड़ा स्ट्रेंथन और मजबूत लगता था। क्योंकि मिस बेसी कैप्टन हैगबर्ड को एक इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करवाती थी, तो इसके बदले कैप्टन हैगबर्ड उसको अपनी बेटी जैसा मानते थे, पैट्रनाइजिंग, एक फादर लाइक बिहेवियर उसके साथ में करते थे। हालांकि वो कभी कभार उसके साथ रूड बिहेवियर भी किया करते थे, लेकिन उस रूड बिहेवियर में भी उनकी टोन काफी सॉफ्ट और माइल्ड होती थी। तो इन दोनों के बीच में पैट्रनाइजिंग रिलेशनशिप था, बेटी जैसा रिलेशनशिप था। मिस बेसी कैप्टन हैगबर्ड को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करवाती थी, वहीं पे कैप्टन हैगबर्ड भी उसको काफी पसंद करते थे एक बेटी की तरह। और बाद में वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने बेटे हैरी के साथ मिस बेसी की शादी भी करवाएंगे, और वो इनडायरेक्टली उसको प्रपोज भी करते हैं, उसके सामने ऐसा प्रपोजल भी रखते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि मिस बेसी कार्विल और कैप्टन हैगबर्ड, इन दोनों की एक दूसरे के लिए एक तरह की लाइकिंग थी, एक फादर एंड डॉटर लाइक लाइकिंग। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई वाज बेसी अनहैप्पी इन हर लाइफ? मिस बेसी कार्विल अपनी लाइफ में अनहैप्पी क्यों थी? मिस बेसी कार्विल फिजिकली और इमोशनली काफी ज्यादा टायर्ड थी, काफी ज्यादा थकी हुई थी, क्योंकि वो इमोशनली काफी ज्यादा आइसोलेटेड फील करती थी, लोनली फील करती थी, क्योंकि उसके पास घर में कोई बात करने के लिए नहीं, कोई चीजें डिस्कस करने के लिए नहीं, कोई ऐसा इंसान नहीं जिसके साथ वो अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सके। घर में उसको फिजिकल टॉर्चर फेस करना पड़ता है, पूरे दिन भर वो अपने फादर के उस अब्यूजिव नेचर को, उस टायरेंट नेचर को फेस करती है, उनकी गालियां सुनती है, उस घर में अपने फादर की टेक केयर करती है और उनका पूरा बर्डन, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये उठाती है। इस तरह से इसकी लाइफ काफी बोरिंग थी और काफी टायरसम थी, काफी मोनोटोनस, काफी बोरिंग इसकी जिंदगी थी। तो इस तरीके से मिस बेसी कार्विल की लाइफ काफी बोरिंग थी, काफी मोनोटोनस, काफी टायरसम, काफी ज्यादा थकी हुई सी रहती थी वो अपनी इस डेली लाइफ के बोर्डम की वजह से। और हर लड़की अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट, कुछ ना कुछ थ्रिल को डिजायर करती है, लेकिन इसकी लाइफ में ऐसी कोई भी हैप्पीनेस नहीं थी, कोई भी थ्रिल नहीं था, कोई भी एक्साइटमेंट नहीं था। अपनी बोर लाइफ को वो जी रही थी, इसीलिए वो अपनी लाइफ में अनहैप्पी रहती थी, सैड रहती थी और चुपचाप बस मुंह बंद करके बिना किसी के साथ कोई आर्ग्यूमेंट किए हुए अपना काम करती थी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डज बेसी आस्क हैरी टू प्रूव हिज आइडेंटिटी एंड रियलिटी? जब हैरी हैगबर्ड फाइनली 16 इयर्स के बाद अपने घर पे लौट आता है, तो मिस बेसी के साथ जब वो बातें कर रहा होता है, तो मिस बेसी उससे उसकी आइडेंटिटी रिवील करने के लिए क्यों कहती है, क्यों उससे उसकी आइडेंटिटी का प्रूफ मांगती है? यहाँ पर मिस बेसी जो है वो काफी लॉजिकल, काफी रीजनेबल साउंड करती है। वो हैरी हैगबर्ड से प्रूफ मांगती है कि तुम अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करो, क्या तुम रियली हैरी हैगबर्ड हो या फिर हैरी हैगबर्ड होने का दिखावा कर रहे हो। क्योंकि हैरी हैगबर्ड के अराइवल के साथ मिस बेसी की भी कुछ होप्स, कुछ उम्मीदें जुड़ी हुई थी। जैसा कि उसको कैप्टन हैगबर्ड ने कहा था कि जब हैरी आएगा तो वो मिस बेसी की शादी हैरी के साथ में करवाएंगे। यहाँ पर वो सोचती है कि अगर ये आदमी हैरी नहीं हुआ तो उसकी वो उम्मीदें, उसकी जो आशा है, उसकी जो होप्स है वो फिर से टूट जाएंगी। और साथ ही साथ में उसको ये भी पता था कि हैरी का अराइवल कैप्टन हैगबर्ड के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है, तो इसीलिए वो यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। वो इस आदमी से पूछती है कि वो अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करे।
क्योंकि उसकी जो उम्मीदें जुड़ी हुई है हैरी के अराइवल के साथ, वो उम्मीदें ना टूटे। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डज जोसेफ कॉनराड प्रेजेंट लोनलीनेस एंड इमोशनल एम्प्टीनेस इन द स्टोरी? टुमारो चैप्टर के अंदर जोसेफ कॉनराड लोनलीनेस मतलब अकेलापन और इमोशनल एम्प्टीनेस मतलब भावनात्मक खालीपन को कैसे दर्शाते हैं, ये दोनों पॉइंट्स जोसेफ कॉनराड ने बहुत ही अच्छे से हाईलाइट किए हैं दो कैरेक्टर्स की हेल्प से। वो दो कैरेक्टर हैं मिस बेसी कार्विल और कैप्टन हैगबर्ड। यहाँ पे मिस बेसी कार्विल की लाइफ काफी एम्प्टी है, इमोशनली वो काफी आइसोलेटेड फील करती है। जैसा कि हम सबको पता है, उसके पास कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं है, कोई भी उसकी बातें सुनने के लिए नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसके साथ में वो अपनी बातें शेयर कर सके, एक्सप्रेस कर सके अपनी फीलिंग्स को। तो वो अंदर कहीं ना कहीं लोनली फील करती है। और दूसरी तरफ हमारे पास है कैप्टन हैगबर्ड, जो मिस बेसी के अंदर अपना इमोशनल सपोर्ट ढूंढते हैं, इमोशनल फ्रेंड ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो भी कहीं ना कहीं अकेला फील करते हैं और वो चाहते हैं कि उनका बेटा आ जाए। अपने बेटे के आने की झूठी उम्मीद में ब्रूक टाउन के पूरे लोगों के साथ डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि उनके अपीयरेंस में कुछ ऐसा अलग है। तो यहाँ पर ये दोनों ही कैरेक्टर्स मिस बेसी कार्विल और कैप्टन हैगबर्ड, ये दोनों ही आइसोलेटेड है, लोनली है, काफी टायर्ड है इमोशनली एंड फिजिकली, अपनी मोनोटोनस और बोरिंग लाइफ से काफी परेशान है। तो इन दोनों कैरेक्टर्स के थ्रू ही जोसेफ कॉनराड ने लोनलीनेस और इमोशनल एम्प्टीनेस की थीम को हाईलाइट किया है। नंबर 11, व्हाई इज हैरी अनेबल टू रिटर्न टू बेसी परमानेंटली? जब हैरी अपने फादर कैप्टन हैगबर्ड से मिलने के लिए आता है 16 साल बाद, तो मिस बेसी के साथ उसकी मुलाकात होती है। ये कुछ शॉर्ट मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस साथ में बिताते हैं। उसको बेसी के साथ इमोशनल एक अटैचमेंट फील होता है, एक कनेक्शन वो फील करता है। बेसी भी एट द सेम टाइम वैसा ही फील कर रही थी, लेकिन ऐसा फील करने के बावजूद भी हैरी बेसी के पास परमानेंटली स्टे क्यों नहीं कर पाता, रुक क्यों नहीं पाता है, उसके साथ शादी क्यों नहीं कर पाता, एक स्टेबल लाइफ स्टार्ट क्यों नहीं कर पाता? इसका रीजन है हैरी का वो रेस्टलेस, डिस्कवरिंग और एडवेंचरस नेचर। क्योंकि हैरी को एक जगह पे रुकना, एक स्टेबल लाइफ जीना बिल्कुल पसंद नहीं है। इसी रीजन की वजह से वो अपने घर से भाग गया था, एलोप हो गया था। तो यहाँ पर उसी रीजन के चलते, क्योंकि इसने मिस बेसी को बताया था पहले भी कि वो एक गैम्बेसिनो की तरह है, इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इसको या किसी भी गैम्बेसिनो को एक जगह पे रोक सके, स्पेशली एक लड़की भी नहीं। तो उसके इसी नेचर की वजह से, उसके इस एक्साइटिंग एक्सप्लोरिंग नेचर की वजह से वो इस जगह पे नहीं रुकता, मिस बेसी के साथ इमोशनल कनेक्शन फील करने के बावजूद भी, एक बॉन्ड फील करने के साथ भी, और एक शॉर्ट मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस, एक शॉर्ट मोमेंट ऑफ इंटीमेसी स्पेंड करके मिस बेसी के साथ में, और वो वहां से चला जाता है अपनी लाइफ को आगे एंजॉय करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन हैरी एंड बेसी। हैरी हैगबर्ड और मिस बेसी कार्विल के बीच रिलेशनशिप कैसा था? जब हैरी हैगबर्ड मिस बेसी के साथ मिलता है, इसके साथ कॉन्वर्जेशन होती है, बातचीत करना स्टार्ट करते हैं, मिस बेसी उसको अपने बारे में बताती है, अपने फादर के बारे में, कैप्टन हैगबर्ड के बारे में कुछ रियलिटी बताती है। वहीं पे हैरी हैगबर्ड जो है वो भी अपने बारे में, अपनी पास्ट लाइफ के बारे में, अपनी एडवेंचरस लाइफ के बारे में, वो लाइफ जो उसने अपने पेरेंट्स के घर पे अपने पेरेंट्स के साथ बिताई थी, उस लाइफ के बारे में बताना स्टार्ट करता है। इस तरीके से दोनों की बातें शेयर होती है और दोनों अपनी लाइफ के इंसिडेंट्स शेयर करते हैं। यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो काफी इमोशनल है। ये दोनों ही कहीं ना कहीं लोनली फील कर रहे थे। इन दोनों के बीच में रिलेशन जो बनता है वो काफी इमोशनल है, काफी अफेक्शनेट है, एट द सेम टाइम काफी ट्रेजिक भी है। इमोशनल और अफेक्शनेट इसलिए है क्योंकि मिस बेसी कार्विल काफी लोनली है अपनी लाइफ में, उसके पास कोई पार्टनर नहीं है, कोई इमोशनल सपोर्ट या शेल्टर नहीं है। ये एक नॉर्मल लड़की की तरह मिस बेसी कार्विल भी लॉन्ग करती है, डिजायर करती है एक अच्छे पार्टनर के लिए, एक अच्छी लाइफ के लिए, जो कि उसको ऐसी उम्मीद थी कि हैरी हैगबर्ड उसको प्रोवाइड करवाएगा। अब तक उसको वो लाइफ ऐसी नहीं मिली थी, इसीलिए वो काफी लोनली फील कर रही थी, काफी आइसोलेटेड फील कर रही थी। ऐसे हैरी हैगबर्ड जो है उसको भी अपने फादर से वो प्यार नहीं मिला, वो सपोर्ट नहीं मिला जिसकी वो उम्मीद कर रहा था। उसके फादर, उसके पेरेंट्स ने हमेशा उसको ऑप्रेस किया है, दबाने की कोशिश की है, उनको अपनी विशेष के हिसाब से गाइड करने की कोशिश करी है। तो यहाँ पे हैरी हैगबर्ड और मिस बेसी कार्विल दोनों ही आइसोलेटेड हैं, इमोशनली डिस्कनेक्टेड हैं अपनी फैमिली से, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे के अंदर अपना इमोशनल कनेक्शन, एक इमोशनल शेल्टर, इमोशनल सपोर्ट ढूंढते हैं। काफी अफेक्शनेट, काफी इमोशनल, काफी लविंग इनके बीच का रिलेशन रहा, लेकिन एट द सेम टाइम वो रिलेशन ट्रेजिक भी रहा, क्योंकि लास्ट में फाइनली वो मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस स्पेंड करने के बाद हैरी मिस बेसी के पास रुकता नहीं है, वो वहां से चला जाता है। तो वो मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस काफी शॉर्ट था, काफी टेम्पररी था। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द टाइटल टुमारो। हमारे इस चैप्टर का जो टाइटल है टुमारो मतलब आने वाला कल, ये काफी ज्यादा एप्ट है, प्रॉपर है, क्योंकि ये जो टुमारो है यहाँ पे काफी सिंबॉलिक है। टुमारो सिंबलाइज करता है एंडलेस वेटिंग को, एक ऐसा इंतजार जो कभी खत्म नहीं होने वाला,
पोस्टपोनमेंट को सिंबलाइज करता है। पोस्टपोन जैसे कि किसी भी चीज को अपन आगे से आगे पोस्टपोन करते जाते हैं, तो उस चीज को सिंबलाइज करता है बजाय किसी रियलिटी के और रियलिटी का सामना करने के। तो यहाँ पर इस चैप्टर का टाइटल काफी एप्ट है, काफी अप्रोप्रिएट है, उचित है, क्योंकि इस चैप्टर में कैप्टन हैगबर्ट जो हमारे मेन कैरेक्टर है वो कभी भी इस रियलिटी को फेस नहीं कर पाते कि उनका बेटा वापस नहीं आने वाला है। हालांकि उसके बेटे को गए हुए 16 साल हो चुके थे, लेकिन अभी भी वो इस एंडलेस वेटिंग के अंदर थे, अभी भी इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि उनका बेटा कल आएगा, क्योंकि ये टुमारो एंडलेस वेटिंग को ही सिंबलाइज करता है, पोस्टपोनमेंट को सिंबलाइज करता है। हमारे जो मेन कैरेक्टर कैप्टन हैगबर्ट है वो अपनी पूरी लाइफ टाइम हैरी हैगबर्ट का वेट ही करते रहते हैं और उनका वो इंतजार फाइनली जब खत्म भी होता है फिर भी वो इस टुमारो के चक्कर में ही रहते हैं, क्योंकि वो इस रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि उनका बेटा आ चुका है और वो बस उसी फॉल्स होप, झूठी उम्मीद की दुनिया में जीते रहते हैं, इसका इंतजार करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ डज होप बिकम बोथ अ स्ट्रेंथ एंड अ वीकनेस। इस चैप्टर के अंदर उम्मीद जो है वो कैप्टन हैगबर्ट के लिए उनकी स्ट्रेंथ भी बन जाती है और दूसरी तरफ उनके लिए एक वीकनेस भी बन जाती है। कैसे, इस फैक्ट को प्रूव करिए। तो जो होप है कि उनका बेटा कल आने वाला है, वो होप कैप्टन हैगबर्ट के लिए एक स्ट्रेंथ थी फॉर श्योर, क्योंकि वो स्ट्रेंथ जो है वो कैप्टन हैगबर्ट को एक रीजन प्रोवाइड करवाती है, एक वजह देती है इमोशनली जिंदा रहने की, आगे बढ़ने की, अपनी सर्च को जारी करने की। क्योंकि अगर वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते कि उनका बेटा नहीं आने वाला है, तो वो अंदर ही अंदर इमोशनली कहीं ना कहीं टूट जाते। और जिस तरीके से हैरी की मदर ज्यादा दिन तक वेट नहीं कर पाई थी, उम्मीद नहीं रख पाई थी और वो काफी टाइम पहले ही एक्सपायर हो गई थी, तो उसी तरीके से कैप्टन हैगबर्ट भी मर चुके होते, अब तक वो जिंदा नहीं रह पाते। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये स्ट्रेंथ इसीलिए है क्योंकि ये कैप्टन हैगबर्ट को एक रीजन देती है, एक वजह देती है जिंदा रहने के लिए। वहीं पे ये एक वीकनेस भी है, एक कमजोरी भी है, क्योंकि इस उम्मीद की वजह से वो रियलिटी से बिल्कुल डिटैच हो जाते हैं। वो इस फैक्ट को बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि एक ऐसा रीजन भी हो सकता है कि उनका बेटा इस दुनिया में नहीं हो और वो वापस लौट कर नहीं आए। तो वो रियलिटी से बिल्कुल डिटैच हो जाते हैं, डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। तो उनके लिए ये वीकनेस का काम करती है। इसी बिहेवियर की वजह से वो लोगों को काफी सनकी लगते हैं, काफी स्ट्रेंज लगते हैं। इस चैप्टर में होप का काफी इंपॉर्टेंट रोल है कि होप स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों का ही काम करती है कैप्टन हैगबर्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, डिस्क्राइब कैप्टन हैगबर्ट्स ऑब्सेशन विद हिज सन्स रिटर्न। कैप्टन हैगबर्ट का ऑब्सेशन, उनकी जो सनक थी, उनका जो पागलपन था अपने बेटे के रिटर्न को लेकर, उसको एक्सप्रेस करना है, यहाँ पे उसको एक्सप्लेन करना है। तो कैप्टन हैगबर्ट इस फैक्ट के साथ बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुके थे कि उनका बेटा कल आने वाला है। इस चीज को लेकर के वो काफी सारी प्रिपरेशंस करते हैं, काफी सारी तैयारियां करते हैं। सबसे पहले वो अपना जो फ्रंट गार्डन है, जो प्लॉट है सामने वाला, उसके अंदर खुदाई करते रहते हैं कि जब वहां पर हैरी आएगा तो वो इस गार्डन के अंदर फ्लावर सीड्स बोएगा। अपनी चॉइस के हिसाब से जो भी फ्लावर्स उसको वहां पर उगाने हैं, उन सबके सीड्स उन्होंने ला करके रख रखे थे, लेकिन उनको वो प्लांट नहीं कर रहे थे क्योंकि वो हैरी के आने का इंतजार कर रहे थे। बस रोज उस प्लॉट की खुदाई करते, उस प्लॉट को तैयार करते वहां पे सीड्स उगाने के लिए, लेकिन वो सीड्स को प्लांट नहीं करते, वहां पर बीज नहीं बोते। दूसरा एग्जाम्पल उनके ऑब्सेशन का ये है कि वो अपने घर में सारा फर्नीचर वगैरह सब उन्होंने अरेंज कर रखा था ताकि इनका बेटा जब आएगा तो वो सबसे पहले इस फर्नीचर को देखे। इस बेसी को इस फर्नीचर के बारे में, इस सामान के बारे में बताते थे, लेकिन वो बेसी को भी अलाउ नहीं करते थे, कभी इनवाइट नहीं करते थे अपने घर में कि वो आए और उस सामान को देखे। वो ये चाहते थे कि हैरी, उनका बेटा ही सबसे पहले इस सामान पर नजर डाले, और वो ये सारा अरेंजमेंट इसलिए कर रहे थे ताकि उनका बेटा जब आए तो वो वापस से घर छोड़कर इस वजह से न चला जाए कि घर के अंदर कोई सुविधाएं नहीं है, कोई अरेंजमेंट्स नहीं है और वो सारे अरेंजमेंट्स उसको खुद को करने पड़ेंगे। इसीलिए उसके लिए पहले से सारे अरेंजमेंट्स उन्होंने कर रखे थे। इस चीज का तीसरा एग्जाम्पल अपन ये दे सकते हैं कि कैप्टन हैगबर्ट पिछले 16 सालों से कंटिन्यूअसली न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट्स दे रहे थे। उनको ये पूरा विश्वास था कि उनका बेटा जरूर लौटेगा। एक और एग्जांपल इस चीज का अपन दे सकते हैं कि टाउन में जब भी कोई उनसे पूछता तो वो हमेशा ये कहते कि टुमारो, कल आने वाला है उनका बेटा। तो ये सारी चीजें उनका ऑब्सेशन शो करती है, उनका पागलपन शो करती है इस फैक्ट के पीछे कि उनका बेटा कल आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ डज द स्टोरी एक्सप्लोर द थीम ऑफ इल्यूजन वर्सेस रियलिटी। इस चैप्टर टुमारो के अंदर एक थीम रन होती है, इल्यूजन वर्सेस रियलिटी। तो उस थीम के बारे में अपन को बताना है। चैप्टर में हमारे मेन कैरेक्टर कैप्टन हैगबर्ट जो है वो एक इल्यूजन में रहते हैं, वो एक फॉल्स वर्ल्ड में रहते हैं, झूठी उम्मीद की एक दुनिया में रहते हैं, जहां पर उनको ये उम्मीद है कि उनका बेटा कल आने वाला है। इस उम्मीद की वजह से वो रियलिटी से बिल्कुल डिटैच हो जाते हैं। वो इस फैक्ट को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं कि इस दुनिया में ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उनका बेटा वापस ना आए। और जब एक बार वैसे अपना डाउट शो करती है इनके सामने कि हो सकता है आपका बेटा समंदर में डूब गया होगा, हो सकता है वो वापस ना आए, तो उनकी कंडीशन काफी खराब हो जाती है। वो बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव करने लगते हैं। तो उस टाइम में बेसी भी डर जाती है और उस दिन के बाद वो ऐसा कोई भी डाउट कैप्टन हैगबर्ट के सामने अब पेश नहीं करती। इस पूरे चैप्टर के अंदर इल्यूजन वर्सेस रियलिटी की थीम रन होती है
कि रियलिटी क्या है और ऑन दी अदर हैंड कैप्टन हैगबर्ट किस चीज में बिलीव करते हैं। इन दोनों चीजों का कॉन्ट्रास्ट इस पूरे चैप्टर के अंदर चलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट रोल डज वेटिंग प्ले इन द लाइव्स ऑफ कैरेक्टर्स। इस चैप्टर के अंदर वेटिंग का क्या रोल है, इंतजार का क्या रोल है। वेटिंग इज द सेंट्रल थीम ऑफ दिस चैप्टर। वेटिंग जो है इस चैप्टर का मेन आइडिया है, सेंट्रल थीम है। यहाँ पर इस चैप्टर के जो कैरेक्टर्स हैं, मेनली मिस बेसी और कैप्टन हैगबर्ट, वो इंतजार करते रहते हैं हैरी के अराइवल का। जो वेटिंग है ये सिंबलाइज की जाती है टुमारो के द्वारा। कल मतलब कल का इंतजार करना, वेट करना। तो यहाँ पे ये कल जो है, कल ही पूरी लाइफ बर्बाद कर देता है कैप्टन हैगबर्ट की, क्योंकि कल के इंतजार में ही वो बैठे हुए हैं और वो रियलिटी को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते, रियलिटी से बिल्कुल डिटैच हो गए हैं और अपने ही इस झूठी उम्मीद की दुनिया में वो जीते हैं। तो यहाँ पे वेटिंग जो है वो पूरे चैप्टर के अंदर ये थीम रन होती है। कैप्टन हैगबर्ट जो है वो अपने बेटे का वेट कर रहे होते हैं पूरे चैप्टर में, स्टार्टिंग टू एंड तक। वहीं पे मिस बेसी भी उनकी बातों को सुनते सुनते कहीं ना कहीं उनकी बातों में इन्वॉल्व हो जाती है और वो भी इस चीज को एक्सेप्ट करने लग जाती है। तो यहाँ पे ये दोनों ही कैरेक्टर इस सेंट्रल थीम को रन करते हैं। वेटिंग के आइडिया से दोनों ही कैरेक्टर सफर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, डिस्क्राइब द ब्रीफ मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस बिटवीन बेसी एंड हैरी। फाइनली जब 16 इयर्स के बाद हैरी घर लौट आता है, कोई रीयूनियन एस्टैब्लिश करने नहीं आया था। उसका वहां पर आने का बस एक ही मकसद था कि वो अपने फादर से कुछ पैसे ले सके ताकि वो अपने आगे की जर्नी को, आगे की ट्रिप को एंजॉय कर सके और लंदन वापस जा सके अपने फ्रेंड के साथ में। तो उसके फादर की तरफ से तो उसको कोई सपोर्ट नहीं मिलता। तो वहां पे मिस बेसी के साथ उसकी बातचीत होती है। फाइनली हैरी को ये पता चलता है कि बेसी ही वो लड़की है जिसके साथ कैप्टन हैगबर्ट उसकी शादी करवाना चाहते हैं। तो वो बेसी के सामने अपनी इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम को रखता है और वो उसको बताता है कि उसको कुछ पैसों की जरूरत है, क्योंकि इसके पास जितने भी पैसे थे लंदन से यहाँ आने की जर्नी में खर्च कर दिए। इस बेसी के पास कुछ पैसे थे, वो उसको दे देती है और उसी मोमेंट पे इन दोनों के बीच में एक इंटीमेट मोमेंट स्टार्ट हो जाता है। हैरी हैगबर्ट मिस बेसी को हक करता है, उसको गोद में उठाता है, उसको किस करता है और इस तरीके से एक ब्रीफ मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस, एक ब्रीफ मोमेंट ऑफ इंटीमेसी उन दोनों के बीच में क्रिएट होता है। यहाँ पे काफी सालों के आइसोलेशन के बाद में मिस बेसी और हैरी हैगबर्ट एक शॉर्ट मोमेंट ऑफ क्लोजनेस स्पेंड करते हैं। इसी मोमेंट के बारे में यहाँ पे पूछा है कि इस मोमेंट को ब्रीफ में डिस्क्राइब करो, तो यही मोमेंट आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नंबर 19, व्हाई डज द एंडिंग ऑफ द स्टोरी फील ट्रेजिक एंड एम्प्टी। इस चैप्टर की जो एंडिंग है वो काफी ज्यादा खाली और ट्रेजिक, सैड क्यों लगती है? क्योंकि ऑफ कोर्स बेसी जो है वो काफी लंबे टाइम से हैरी हैगबर्ट का वेट कर रही थी। वो भी कैप्टन हैगबर्ट की उस झूठी उम्मीद में शामिल हो गई थी और इस चीज के लिए वो डिजायर कर रही थी कि हैरी हैगबर्ट जब आएगा तो वो उसको अपनाएगा, उसके साथ शादी करेगा और बाद में वो दोनों एक स्टेबल लाइफ स्पेंड करेंगे, जैसा कि कैप्टन हैगबर्ट ने उसे प्रॉमिस किया था। लेकिन यहाँ पे जब हैरी हैगबर्ट आया, इसके साथ कॉन्वर्सेशन हुई, इसके साथ वो शॉर्ट मोमेंट ऑफ इंटीमेसी हुआ, उसके बाद वो हैरी हैगबर्ट वहां से चला जाता है बिकॉज ऑफ हिज रेस्टलेस, एडवेंचरस एंड डिस्कवरिंग नेचर। तो यहाँ पर इस स्टोरी की जो एंडिंग है काफी ज्यादा ट्रेजिक है, काफी ज्यादा सैड है कि यहाँ पे मिस बेसी की जो डिजायर्स है, उसकी जो विशेष थी, उसकी जो इच्छाएं थी, वो अनफुलफिल्ड रह जाती है, वो पूरी नहीं हो पाती फाइनली। और यहाँ पे उसकी लाइफ में फिर से वही एम्प्टीनेस, वही एक खालीपन, वही एक आइसोलेशन, वही एक लोनलीनेस, एक अकेलापन हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ डज कॉनराड क्रिएट्स सिंपैथी फॉर बेसीज कैरेक्टर। इस चैप्टर में मिस बेसी का जो कैरेक्टर है उसके लिए ऑडियंस के मन में सिंपैथी कैसे जगाई है, उन्होंने एक दया की भावना कैसे अराइज करी है। यहाँ पे जोसेफ कॉनराड ने बेसी का कैरेक्टर कुछ इस तरीके से पोर्ट्रे किया है जो कि इमोशनली काफी ज्यादा सप्रेस्ड है, काफी ज्यादा दबाव महसूस करती है, इमोशनली अपने आप को खुल के किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाती, फिजिकली काफी ज्यादा टायर्ड है, काफी ज्यादा टॉर्चर्ड फील करती है क्योंकि अपने फादर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको उठानी पड़ रही है बिना किसी आर्ग्यूमेंट के, बिना किसी शिकायत के। साथ ही साथ उसका नेचर काफी सेल्फ सेक्रीफाइसिंग है, वो अपने आप को कंसीडर किए बिना अपनी लाइफ में दूसरों के बारे में सब कुछ करती है। उसकी जिंदगी में थोड़ी सी एक उम्मीद की रोशनी दिखाई देती है जब वो हैरी के बारे में सोचती है, लेकिन फाइनली जब हैरी आता है तो वो भी उसके पास परमानेंटली सेटल नहीं होता, रुक नहीं पाता है और वो भी वहां से चला जाता है। तो फाइनली इसकी जो लॉन्गिंग्स थी, इसकी जो डिजायर्स थी, वो भी अनफुलफिल्ड रह जाती है, वो भी पूरी नहीं हो पाती। तो यहाँ पे इन सारी चीजों की वजह से मिस बेसी के लिए ऑडियंस एक सिंपैथी, एक दया, मर्सी और पिटी फील करती है क्योंकि इस पूरे चैप्टर में मिस बेसी एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं मिला, इसने सिर्फ अपने आप को सेक्रीफाइस किया है, दूसरे लोगों के लिए काम किया है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट मैसेज डज द स्टोरी गिव अबाउट ड्रीम्स एंड फॉल्स होप्स। फॉल्स होप्स और ड्रीम्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज ड्राइव करती है। वो मैसेज ये है कि हालांकि ये झूठी उम्मीदें और ये सपने हमको एक इमोशनल कंफर्ट प्रोवाइड करवाते हैं, इमोशनल हैप्पीनेस प्रोवाइड करवाते हैं फॉर अ शॉर्ट मोमेंट ऑफ टाइम, लेकिन बाद में ये धीरे धीरे हमें उस रियलिटी से दूर लेते जाते हैं और हमें एक ऐसे मोमेंट पे लाके खड़ा कर देते हैं जहां पे हम रियलिटी को फेस करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते।
और लास्ट में जो झूठी उम्मीद होती है ये सफरिंग पे एंड होती है, इमोशनल टॉर्चर पे, ट्रॉमा पे एंड होती है। झूठी उम्मीदें हमको सिर्फ और सिर्फ एक इमोशनल कंफर्ट और शेल्टर प्रोवाइड करवाती है, सिर्फ थोड़े टाइम के लिए। काफी लंबे टाइम तक ऐसे भ्रम में रहना बिल्कुल ठीक नहीं है, जैसा कि हमारे कैरेक्टर कैप्टन हैगबर्ट के साथ ठीक नहीं हुआ। वो फाइनली उस झूठी उम्मीद की दुनिया से निकल ही नहीं पाते हैं। वो इस फैक्ट को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती कि उनका बेटा उनके सामने खड़ा है। तो ये झूठी उम्मीदें हमारे लिए टेम्परेरी हैप्पीनेस, टेम्परेरी कंफर्ट तो लेके आती हैं, इन लॉन्ग टर्म ये चीजें हमको डिस्कम्फर्ट और डिसअपॉइंटमेंट प्रोवाइड करवाती हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ इज साइलेंस एंड इमोशनल डिस्टेंस इज शोन इन द चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर साइलेंस मतलब चुप्पी और इमोशनल डिस्टेंस भावनात्मक एक तनाव को कैसे दिखाया गया है। ये दोनों ही चीजें इस चैप्टर में हाईलाइट करी है दो कैरेक्टर से, एक है मिस बेसी और दूसरे हैं हैरी हैगबर्ट। यहाँ पे मिस बेसी काफी साइलेंट रहती है पूरे चैप्टर के अंदर। उसके कुछ एक डायलॉग्स हमें बहुत ही रेयरली पढ़ने को मिलते हैं, तो यहाँ पे उसकी साइलेंस ये बताती है कि उसने कैसे अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे वो बिना किसी आर्ग्यूमेंट के, बिना किसी बहसबाजी के अपनी ड्यूटी को कैरी आउट करती है, चाहे वो अपने फादर जोसिया कार्विल को फिजिकल सपोर्ट देने के बारे में हो या फिर वो कैप्टन हैगबर्ट को एक इमोशनल शेल्टर देने के बारे में हो। तो यहाँ पे साइलेंस का जो थीम है वो हमें हाईलाइट होता है बेसी के कैरेक्टर से। साथ ही में इमोशनल डिस्टेंस जो है ये थीम हमें दिखाई है हैरी हैगबर्ट के कैरेक्टर के थ्रू। यहाँ पे हैरी हैगबर्ट जो है वो अपनी फैमिली से, अपने पेरेंट्स से इमोशनली काफी ज्यादा डिस्कनेक्ट फील करते हैं। वो 16 साल बाद घर तो वापस आए हैं, लेकिन अपने फादर के साथ कोई इमोशनल रीयूनियन स्टैब्लिश करने के लिए नहीं आए, कोई भी अपने फादर को मिलने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि उनको पैसे की जरूरत है, इसीलिए वो वहां से अपने फादर से पैसे लेने के लिए आए हैं। क्योंकि उनके फ्रेंड ने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि इसके फादर इसको ढूंढने के लिए न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, तो उसको ऐसे लगा कि इसके फादर काफी रिच है तो इसको कुछ पैसा तो दे ही देंगे। इसी वजह से हैरी हैगबर्ट यहाँ पर आते हैं। आगे जब वो अपनी पास्ट लाइफ के इंसिडेंट शेयर करते हैं मिस बेसी के साथ में, तो हमें पता चलता है कि हैरी हैगबर्ट अपने पेरेंट्स के साथ बिल्कुल भी इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, इनसे एक डिस्टेंस महसूस करते हैं, इसीलिए वो बचपन में यहाँ से भाग गए थे। इसके पेरेंट्स इसको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, इसके ऊपर दबाव डालने की कोशिश करते हैं, जो कि इसको पसंद नहीं है, क्योंकि इसका नेचर बिल्कुल उल्टा है, कुछ भी नहीं करना चाहता जो उसके फादर कहते हैं। ऑन दी अदर हैंड वो एक डिस्कवरिंग, एक्सप्लोरिंग लाइफ स्पेंड करना चाहता है, एडवेंचरस लाइफ जीना चाहता है। तो यहाँ पे दोनों ही थीम को काफी अच्छे से हाईलाइट किया है मिस बेसी और हैरी हैगबर्ट के नेचर के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाई इज हैरी कॉल्ड द सन ऑफ द सी। हैरी को सन ऑफ द सी क्यों बोला गया है, समंदर का बेटा क्यों बोला गया है। यहाँ पे हैरी को ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि उसने एक सेलर के तौर पे अपनी लाइफ स्पेंड की है। अब यहाँ पे सेलर से ये मतलब नहीं है कि वो किसी शिप पे जॉब करता था एक सेलर के तौर पे। यहाँ पे सेलर का ये मतलब है जो समंदर के ऊपर लंबी यात्राएं करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम समंदर के अंदर ही बिताता है। तो प्रोफेशनली वो कोई सेलर नहीं था कि उसने समुद्री लाइफ को काफी ज्यादा एक्सप्लोर किया था। उसने कहा था कि वो अलग अलग शिप्स पे गया है, उसने वेलिंग क्रूज के ऊपर भी जर्नी की है, काफी ज्यादा सेलिंग की है, गैम्बेसिनोस के साथ में भी रहा है, अलग अलग कंट्री में गोल्ड की खोज में ट्रेवल भी किया है। तो ये सारी चीजें बताती है कि उसने मोस्ट ऑफ द टाइम समंदर के अंदर बिताया है, और समंदर सिंबलाइज करता है उसके उस रेस्टलेस नेचर को। समंदर बताता है कि वो कैसा एक्साइटेड, हाई स्पिरिटेड, एंथुजियास्टिक लड़का है जो कि एडवेंचर में काफी बिलीव करता है, अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करने में, अपनी लाइफ को डिस्कवर करने में काफी बिलीव करता है, इसीलिए वो घर छोड़ के भागा था। तो यहाँ पर उसके इस एडवेंचरस और एक्सप्लोरिंग नेचर को बताने के लिए ये फ्रेज यूज किया है द सन ऑफ द सी, क्योंकि उसने अपना मोस्ट ऑफ द टाइम समंदर के ऊपर बिताया था अलग अलग जहाजों में। बट माइंड माई वर्ड्स, यहाँ पे हैरी कोई प्रोफेशनली सेलर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, डिस्क्राइब द एटमॉस्फेयर ऑफ द स्टोरी टुमारो। टुमारो की जो स्टोरी है उसका एटमॉस्फेयर को डिस्क्राइब करना है, उसकी सेटिंग कैसी है। चैप्टर का जो माहौल है काफी ग्लूमी है, काफी सैड है, काफी इमोशनल है, एट द सेम टाइम काफी लोनली और आइसोलेटेड फील करवाता है अपनी ऑडियंस को। इस पूरे चैप्टर में हम एक ही ऐसा मोमेंट देखते हैं जो कुछ हैप्पीनेस का मोमेंट था, जो हमारा कुछ मूड लाइट कर देता है, वो होता है मिस बेसी और हैरी के बीच में वो शॉर्ट पीरियड ऑफ हैप्पीनेस। उसके अलावा इस पूरे चैप्टर के अंदर टोन और इसका जो एटमॉस्फेयर है काफी सैड, ग्लूमी, डिसअपॉइंटिंग रहता है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट डज हैरी फेस इन द चैप्टर। हैरी हैगबर्ट के मन में यहाँ पे कैसा संघर्ष चल रहा होता है, किन दो चीजों के अंदर उसके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, द्वंद्व चल रहा होता है, संघर्ष चल रहा होता है। तो यहाँ पे दो चीजें उसको अंदर ही अंदर काफी परेशान करती है। पहली चीज है पर्सनल अटैचमेंट, इमोशनल अटैचमेंट, और दूसरी चीज होती है फ्रीडम, एडवेंचरस लाइफ। तो एक तरफ तो वो मिस बेसी के साथ काफी ज्यादा कनेक्टेड फील करता है, एक इमोशनल बॉन्ड, एक इमोशनल कनेक्शन फील करता है। वो चाहता है कि वो बेसी के साथ वहां पे सेटल हो जाए, उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता है कि वो मिस बेसी के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करे, लेकिन ड्यू टू हिज रेस्टलेस नेचर, ड्यू टू हिज एडवेंचरस नेचर वो वहां पे रुक नहीं पाता। तो इन्हीं दो चीजों के बीच में उसके मन में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है।
फाइनली उसकी लाइफ का जो फ्रीडम वाला एस्पेक्ट था, एडवेंचरस लाइफ वाला जो एस्पेक्ट था, वो जीत जाता है और वो बेसी को अकेला छोड़ के वहां पे अपनी लाइफ को और एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, हाउ डज जोसेफ कॉनराड यूज सिंबलिज्म इन द स्टोरी? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। सिंबल का मतलब होता है प्रतीक। तो इस चैप्टर में जोसेफ कॉनराड ने सिंबलिज्म का, प्रतीकात्मकता का कैसे यूज किया है। इस चैप्टर में 3 पॉइंट्स में हमको सिंबलिज्म देखने को मिलता है। पहला पॉइंट, सी किन चीजों को सिंबलाइज करता है, क्योंकि सी को क्लोजली एसोसिएटेड दिखाया गया है हैरी हैगबर्ड के साथ। तो सी यहाँ पे सिंबलाइज करता है हैरी का रेस्टलेस नेचर, फ्रीडम, लेक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवेंचर, डिस्कवरी, इन सारी चीजों को वो सिंबलाइज करता है। टुमारो इस चैप्टर में सिंबलाइज करता है एंडलेस वेटिंग को, पोस्टपोनमेंट को, कि हम किस तरीके से अपनी चीजों को, अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को आगे से आगे पोस्टपोन करते जाते हैं अपनी उम्मीदों के हिसाब से। और थर्ड पॉइंट जहां पे सिंबलिज्म का यूज किया है वो है वेटिंग। वेटिंग यहाँ पे सिंबलाइज करती है ह्यूमन हेल्पलेसनेस को, इमोशनल एम्प्टीनेस को, आइसोलेशन को, लोनलीनेस को, इन सारी चीजों को वेटिंग सिंबलाइज करती है। तो इस चैप्टर में बहुत ही ग्रैंड लेवल पे सिंबलिज्म का यूज किया है। ये चैप्टर सिंबलिज्म के ऊपर ही बेस्ड है। सिंबल्स का ही यूज करते हुए जोसेफ कॉनराड ने अपनी थीम आइसोलेशन, लोनलीनेस, इन सबको हाईलाइट किया है। तो सिंबलिज्म हमको मेनली 3 पॉइंट्स में देखने को मिलता है, टुमारो, सी और वेटिंग के अंदर। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाई डज बेसी कंटिन्यू टू वेट डिस्पाइट रेपिटेड डिसअपॉइंटमेंट? हैरी की बातों से बार बार डिसअपॉइंट होने के बावजूद भी, निराश होने के बावजूद भी बेसी कंटिन्यूसली वेट क्यों करती रहती है हैरी के आने का? मेन रीजन ये है कि बेसी काफी डीपली प्यार करने लगी थी हैरी से। शी स्टार्टेड लविंग डीपली हैरी, और वो कहीं ना कहीं इमोशनल सपोर्ट ढूंढ रही थी हैरी के अंदर। तो वो इस उम्मीद को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहती थी कि हैरी उसको छोड़ के चला जाए, जो कि उसकी एक अकेली सोलो होप है। उससे वो अपने आप को बिल्कुल भी डिटैच नहीं करना चाहती थी। तो यहाँ पे बार बार डिसअपॉइंट होने के बावजूद भी वो वेट करती रहती है, बार बार आवाज लगाती रहती है हैरी को बुलाने के लिए। हालांकि उसके फुटस्टेप्स की आवाज उसको सुनाई दे रही है कि वो दूर और दूर जाता जा रहा है, लेकिन हैरी के साथ काफी इमोशनली कनेक्टेड फील करती है, उससे काफी ज्यादा प्यार करने लगी थी। और अब वो चाहती है हैरी का साथ, हैरी का सपोर्ट। वो अपने आप को रोक नहीं पाती है हैरी का इंतजार करने से। क्वेश्चन नंबर 28, हाउ डज ड्रीम एंड रियलिटी कॉन्ट्रास्टेड इन दी चैप्टर? इस चैप्टर के अंदर ड्रीम्स और रियलिटी को कैसे ऑपोजिट में दिखाया गया है, कॉन्ट्रास्ट किया गया है। इस चैप्टर में ड्रीम देखते हैं मिस बेसी कार्विल और कैप्टन हैगबर्ड। वो दोनों ही इस चीज का ड्रीम देखते हैं कि कल जब उसका बेटा हैरी हैगबर्ड आ जाएगा तो वो लोग सब खुशी से रहेंगे, साथ साथ रहेंगे। कैप्टन हैगबर्ड ने उसके लिए सारे अरेंजमेंट्स कर रखे हैं। वो मिस बेसी की शादी हैरी से करवाएंगे और उसके बाद में सारे मिलकर के अपने घर में रहेंगे आराम से, शांति से। तो ये उनका एक ड्रीम था, एक सपना था। मिस बेसी भी अंदर ही अंदर हैरी का वेट कर रही थी। वो भी कहीं ना कहीं इमोशनल सपोर्ट के लिए वेट कर रही थी। लंबे टाइम से इस चीज के लिए डिजायर कर रही थी, लॉन्ग कर रही थी कि जब हैरी आएगा तो उसको एक इमोशनल कंफर्ट मिलेगा, उसको इमोशनल सपोर्ट मिलेगा। तो ये उन दोनों का ड्रीम था। लेकिन ऑन दी ऑपोजिट रियलिटी ये है कि जब हैरी हैगबर्ड वापस आ जाता है फाइनली, तो कैप्टन हैगबर्ड तो उसे पहचानते ही नहीं है। दूसरी तरफ मिस बेसी कार्विल जो उसके साथ रहने के, उसके साथ शादी करने के ड्रीम्स देख रही थी, उसका भी ये ड्रीम कहीं ना कहीं शैटर हो जाता है, क्योंकि मिस बेसी के साथ हैरी परमानेंटली सेटल डाउन नहीं होता। वो उससे पैसे लेकर के और उसके साथ थोड़ा सा मोमेंट स्पेंड करके चला जाता है। तो यहाँ पे रियलिटी और ड्रीम को काफी ज्यादा कॉन्ट्रास्ट में दिखाया गया है, एक दूसरे के ऑपोजिट में दिखाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द फाइनल मीटिंग बिटवीन हैरी एंड बेसी। यहाँ पे मिस बेसी और हैरी के बीच में जो फाइनल मीटिंग हुई थी उसको डिटेल में बताना है। हैरी जो है वो फाइनली वहां से डिपार्ट होने से पहले मिस बेसी के साथ में एक मोमेंट बिताता है, क्लोजनेस का, लव का, इंटीमेसी का। और उस मोमेंट की वजह से बेसी उसके साथ और ज्यादा डीपली और इमोशनली कनेक्टेड हो जाती है, अटैच्ड हो जाती है। लेकिन यहाँ पे हैरी हैगबर्ड के ऊपर उसकी एडवेंचरस और डिस्कवरिंग लाइफ ज्यादा हावी हो जाती है और वो मिस बेसी को अकेला छोड़ के वहां पे चला जाता है। नाउ वी हैव कम टू आवर लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 30, हाउ डज कॉनराड क्रिएट्स सस्पेंस एंड इमोशनल टेंशन इन द स्टोरी? चैप्टर के राइटर जोसेफ कॉनराड ने सस्पेंस और इमोशनल टेंशन को कैसे हाईलाइट किया है इस चैप्टर में? इस चैप्टर में जो थीम्स रन होती है वो है आइसोलेशन, लोनलीनेस, इमोशनल डिटैचमेंट, फिजिकल एंड मेंटल बर्डन, फॉल्स होप्स, एंडलेस वेटिंग। तो ये सारी थीम्स इस चैप्टर के अंदर रन होती है। तो इन्हीं थीम्स के थ्रू कॉनराड ने सस्पेंस का माहौल यहाँ पे क्रिएट किया है।
सस्पेंस क्रिएट करके रखता है कि फाइनली जब हैरी आएगा तो क्या रिएक्शन होगा कैप्टन हैगबर्ड का और मिस बेसी का। और इस चैप्टर के काफी एंड में हैरी का अराइवल होता है और वो सस्पेंस रिवील हो जाता है। जैसा कि ऑडियंस को उम्मीद थी उसके बिल्कुल ऑपोजिट कैप्टन हैगबर्ड का रिएक्शन वहां पे आता है। और यहाँ पे मिस बेसी, हैरी हैगबर्ड और कैप्टन हैगबर्ड के कैरेक्टर्स के थ्रू यहाँ पे एक इमोशनल टेंशन को भी, भावनात्मक तनाव को भी दर्शाया हुआ है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर कंप्लीटली डन विद दिस चैप्टर एंड as usual my appeal to all my literature students is please go through all these questions and the story of this chapter will be revised in your mind completely. And if you are planning to score above 90% in literature, then don't skip any of our videos. This is our hard work that we are doing with full dedication only for you. So we also want you to fully cooperate with us. We will meet you in our next video with another chapter of the same book, Kaleidoscope, from short story section. Till then, goodbye and have a nice day. And of course, if you find this video helpful, don't forget to share, subscribe and like. Thank you very much.